नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे 4 जुलाई से 10 जुलाई के करंट अफेयर्स की। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं केवल आपके करंट टॉपिक ही कवर नहीं कराती, बल्कि करंट अफेयर्स को कैसे सब्जेक्ट के साथ लिंक किया जाए वो भी आपको सिखाने का कोशिश करती हैं। साथ में एग्जाम में किस नेचर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो नेचर भी, या उसके पूरे प्रोस्पेक्ट जितने भी हो सकते हैं उन पे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीक के करंट अफेयर्स में देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य द्वारा गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया। लोकमान्य तिलक द्वारा किस वर्ष इस उत्सव की शुरुआत की गई थी? प्रश्न क्यों लिया है ये समझिए। जनरली भी न्यूज में है ये क्वेश्चन। और जो अगर कहा जाए कि महाराष्ट्र राज्य ने घोषणा कर दी कि भाई वो इसको इस उत्सव के रूप में मनाएंगे, मतलब अभी तो केवल घोषित किया गया है कि राज्य उत्सव के रूप में घोषित करेंगे। अब ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भाई महाराष्ट्र का है और गणेश उत्सव महाराष्ट्र की पहचान है, ये सबको पता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें है, वो है 1893। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से जब उनको लगा कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना है, उनको एक करना है, वो एक साथ खड़े हों, तब उन्होंने दो उत्सव शुरू किए थे। 1893 में उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया, और फिर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को, ठीक है अगर कहा जाए, प्रेरित करने के लिए, उसकी भावना को जागृत करने के लिए 1895 में, कई जगह 1894 भी लिखा हुआ मिलता है, बट स्टैंडर्ड अगर कहा जाए 1895। ऐसे बिल्कुल क्रमबद्ध क्वेश्चन पूछने वाला भी नहीं पूछता। 1895 में उन्होंने जो है वो शिवाजी उत्सव की भी शुरुआत जो है वो की थी। बाद में उन्होंने अपने दो समाचार पत्र, एक का नाम था मराठा जो कि इंग्लिश में पब्लिश्ड होता था, दूसरे का नाम था केसरी जो कि मराठी में पब्लिश्ड होता था। इन न्यूज़पेपर के माध्यम से भी लोगों में इस भावना को जागृत करने की कोशिश करी कि भाई आप इन उत्सव में ज्यादा से ज्यादा जो है अगर कहा जाए पार्टिसिपेट कीजिए, भाग लीजिए। इस तरह से वो काफी हो गया। तो हम सोचें कि यहाँ हमारे 3-4 क्वेश्चन जो है तैयार हो रहे हैं। पहला, तो अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो एक किसी पेपर में आया भी था कि शिवाजी उत्सव क्यों मनाना शुरू किया गया, तो वो आंसर हमारा साफ हो गया कि भाई वो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। किन समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जो है, कि भाई लोग प्रेरित हों? तो एक मराठा और किसी दो समाचार पत्रों के माध्यम से जो अगर कहा जाए वो अपनी बात रख रहे थे। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। ये जो इवेंट्स थे ये बड़ी गैदरिंग के रूप में पहचाने जाने लगे। और फिर वहीं से युवाओं के कुछ ऐसे संगठन खड़े हो गए कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अगर कहा जाए अंग्रेजों की आंख में खटकने लगे। उनको लगने लगा कि यार ये तो मतलब क्या, तो इसने जो है वो शुरू कर दिया। तो कभी आपने ये चीज सुनी होगी, बाल गंगाधर यानी कि फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, मतलब कि भारतीय अशांति के जनक के रूप में जब हम चीजों की बात करते हैं तो उसमें क्यों, क्योंकि उनके जो विचार थे, एक तो क्रांतिकारी विचार तो थे, लेकिन राष्ट्रवाद मतलब लोग एक साथ कैसे खड़े हो जाए, उस पूरी विचारधारा में वो एक इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहे थे। फिर धीरे धीरे कहानियां जो है वो रही। तो प्रश्न क्यों आएगा, समझ पड़ा। करंट का क्वेश्चन तो हो गया खत्म एक तरफ। स्टैटिक क्वेश्चन जो अगर कहा जाए हिस्ट्री का, वही है 1893 शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई? भारत की जन भावना में राष्ट्रवाद को जोड़ने के लिए, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए किसके द्वारा शिवाजी उत्सव, या किस राज्य में शिवाजी उत्सव की शुरुआत हुई, ऐसी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये दैनिक भास्कर में आपको दिख रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब हमने वहां पढ़ा तो है हिस्ट्री में, लेकिन यार उन्होंने कहा 1893 का कैसे पूछ लिया, तब समझ पड़ा कि ये अभी न्यूज में था इसीलिए पूछ लिया। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में देखी गई शाहगोश कैराकल निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाएं। आपको याद होगा 2020 के आसपास की बात है, मध्य प्रदेश में पैनेगल जो है अगर कहा जाए, पैंगोलिन, सॉरी पैनेगल निकल गया मेरे से, पैंगोलिन जो है अगर कहा जाए जब पहली बार दिखी, तो मध्य प्रदेश शासन ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम पैंगोलिन में कॉलर पहनाते हैं इसको। तो भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि वर्ल्ड पैंगोलिन डे पर हमने एक पैंगोलिन को कॉलर पहनाई। अब वो प्रश्न जो है वो एमपीपीएससी ने प्री में भी पूछ लिया, आई थिंक शायद 2021 के प्री में आया है यहाँ तक। अब हमारे सामने प्रश्न यही है, या 3-4 प्रश्न हमारे तैयार हो रहे हैं। पहला तो है कि शाहघोष क्या है, तो ये हो गया वाइल्ड कैट, यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये दिख रहे हैं।
देखने में इसके जो ये कान है, ये घुमा लेती है पूरे कान, कभी आप देखोगे तो मिल जाएंगे इसके कानों को, ये पूरा मतलब घुमा सकती है, इसकी बड़ी अच्छी खासियत है। बिल्ली सामने दिख रही है, वाइल्ड कैट की ये प्रजाति है। बट वो देखने में उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो खरगोश की तरह दिख रहा है, इसलिए शाहगोश उसका ना जो नाम जो है वो पड़ गया। तीसरा जो प्रश्न है आप ध्यान से देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात जो लिखी हुई है। यहां से अगर हम पढ़ें, ये मध्य प्रदेश के जनसंपर्क का है कि कैराकल की उपस्थिति ये दर्शाती है कि गांधी सागर क्षेत्र के शुष्क और जो है वो अर्ध शुष्क, यानी वहां पर एरिड एंड सेमी एरिड इकोसिस्टम अब भी इतने समृद्ध और संतुलित हैं कि इस दुर्लभ प्रजाति को आश्रय दे सकते हैं। तो अब आपके सामने ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न अगर आप एमपीपीएससी के 2-3 साल पुराना कोई पेपर देखोगे, मुझे लगता है शायद प्रिंसिपल क्लास 1-2 या ऐसे किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में किस तरह के जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ कांटेदार, झाड़ीदार, शुष्क वन, पारिस्थितिक तंत्र, ऐसा प्रश्न आ चुका है। अब अपने लिए एक नया क्वेश्चन हो गया कि भाई मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा क्षेत्र यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क पारिस्थितिक तंत्र है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि अब हम कहेंगे यार हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे, तो ज्योग्राफी करंट में एक आर्टिकल जो छपा है वो ज्योग्राफी से लिंक हो, ऊपर भी वो इस बात को लिख रहे हैं। यहाँ पर ये दिख यहाँ से अगर हम देखें कि ये मांसाहारी प्रजाति का अत्यंत शर्मीला, तेज गति से दौड़ने वाला, सामान्यतः रात्रिचर वन्य जीव है और मुख्यतः शुष्क, झाड़ीदार, पथरीले, खुली घास वाले इलाकों में पाया जाता है। निश्चित रूप से हमको ये समझ पड़ गया कि जो गांधी सागर अभ्यारण्य है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ शुष्क, झाड़ीदार, पथरीले और खुली घास वाले क्षेत्र हैं, जहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क जो अगर कहा जाए इको सिस्टम है। शायद यही कारण है कि चीतों के लिए भी ये एक अच्छी जगह के रूप में उभर रहा है। तो आप सोचिए कि एक प्रश्न ने आपको 2-3 चीजों को सोचने का एक नजरिया जो है वो दे दिया। अगला जो है ये प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला 21वां देश कौन सा होगा? अब प्रश्न को समझिए। प्रश्नकर्ता ने 2026, अब प्रश्नकर्ता सपोज मान के चलिए अभी आप जुलाई के बाद अगस्त सितंबर का कोई एक एग्जाम दे रहे हैं और उसमें ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्तमान में यूरो जोन में कितनी कंट्रीज हैं जो यूरो मुद्रा को अपनाए हुए हैं। 20-21, अब आपने तो 21 पढ़ लिया, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी यूरो जोन के अंदर टोटल जो यूरोपियन यूनियन में कंट्री है वो है 27। इन 27 कंट्रियों में जो है वो 20 कंट्री ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन की यूरो मुद्रा को अपनाए हुए हैं, यूरो मुद्रा का उपयोग करते हैं। 1 जनवरी 2026 से इसमें जो है बुल्गारिया भी शामिल हो जाएगा। हो गया नहीं, हो जाएगा, तब वो इसके अंदर जो है वो शामिल होगा बुल्गारिया। और ये सोफिया मैंने जानबूझ कर इसमें डाला, क्योंकि जब आप बुल्गारिया जाओगे तो बुल्गारिया का सबसे फेमस शहर है सोफिया, तो कई जगह सोफिया लिखा आ जाता है ना कि सोफिया, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वहां कंट्री पूछ रहा है तो बुल्गारिया ही लगा, सोफिया नहीं लगा देना। तो आपको दिख रहा है यूरोपीय संघ की हरी झंडी के बाद बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य। अब इसमें याद रखना, कई बार क्या होता है ना कि अगर आप चीजों को पढ़ोगे नहीं तो तुक्के गलत होते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं यार तुक्के क्यों गलत हो जाते हैं? तो तुक्के इसलिए गलत हो जाते हैं कि तुक्के भी तुक्कों में लगाते हैं। तुक्के को कॉमन सेंस से सोच कर लगाया जाए तो सही होने की संभावना रहती है, लेकिन तुक्के को भी तुक्के में ही लगा रहे हो। उन्होंने कहा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मार दिया आखिरी में। कई बच्चों ने पेपर में 10 मिनट बच्चे, उन्होंने कहा 15 क्वेश्चन रहेगा, गोले बना दिए कुछ भी कहीं भी, प्रश्न को भी नहीं पढ़ा कि कुछ लॉजिक तो लगाएं। तो यहाँ पर आप जैसे इसका सिंपल एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं और उन 27 देशों में ज्यादातर जो कुछ यूरोप के जो फेमस, जैसे आपसे कोई पूछेगा भाई यूरोप के कुछ जो अगर कहा जाए चर्चित देशों के नाम बताओ, तो आप जो भी देशों के नाम लोगे है ना, वो सब यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है वो जाने अनजाने जो अगर कहा जाए मेंबर हैं, जाने अनजाने मेंबर है। जैसे टेक्निकली अगर हम बात करें तो फिनलैंड भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, आयरलैंड भी है, इटली भी है, हंगरी भी है, डेनमार्क भी है, ये सब यूरोपियन यूनियन के मेंबर। बट यूरोप का एक बड़ा प्रसिद्ध देश जिसका नाम है ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया। उसके लिए उसने अपनाया था ब्रेक्सिट, ब्रिटेन एग्जिट। उसने रेफरेंडम भी कराया, वहां के लोगों से भी सलाह ली कि भाई क्या कहते हो आप, हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं, जो अगर कहा जाए बनना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, जो होगा अपन अलग हो जाते। तो आज की स्थिति में आपको अलग अलग तरीके से कम क्या होता है ना कि एक चीज देखो यार, यूरोप के फेमस कंट्री मतलब कौन कौन से देश जो अगर कहा जाए यूरोप के फेमस हैं, तो आपने नाम याद कर लिया कि यार ये देश जो है वो यूरोप के जो है फेमस कंट्री।
उन कंट्रीज में से कौन से जो है वो यूरो करेंसी को जो है वो नहीं अपनाए हुए हैं या यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। जैसे आपको समझ पड़ा यार, फ्रांस यूरोपियन यूनियन में है, जर्मनी यूरोपियन यूनियन में है, डेनमार्क यूरोपियन यूनियन में है, बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन में है, इटली यूरोपियन यूनियन में है, बट ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में नहीं, तो अलग से उसको लिख के रख लिया कि यूरोप, ब्रिटेन का प्रसिद्ध देश यूरोप यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ना वो यूरो नाम की करेंसी को प्रयोग करता है। ये एक आपने क्वेश्चन कर लिया। तो एग्जाम में तुक्का लगाते समय भी जो अगर कहा जाए आपका तुक्का ठीक बैठे, क्योंकि सबसे पहले तो उसको छोड़कर दिमाग लगाता आदमी, अरे यूरोप में यूरोपियंस ने हमारे ऊपर राज किया है भाई, कहीं ना कहीं तो ब्रिटेन तो हो गई होगा। ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं। फिर अगला जो है वो ये क्वेश्चन भी लॉजिकली है। 2025 में इंग्लैंड के एक टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल, ये सब मैं पढ़ रखा होगा, जहां भी आप लोग करंट अफेयर्स तो बहुत सारे चैनल्स पे भी फॉलो करते होंगे। आपने देखा कि 1900, ये वाला जो है वो प्रश्न आपको मिल गया। अब ये प्रश्न आपको उल्टा करके पूछेगा, पूछने वाला 50 साल पुराना इतिहास पूछेगा। वो पूछेगा कि सुनील गावस्कर ने 1971 में किस देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, एक टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाए थे। अब आपका दिमाग खराब हो गया, 50 साल पुरानी खबर, क्योंकि वो खबर आज न्यूज में है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 344, ये आपको दिख रहा है कि अमर उजाला का ये खबर है, अमर उजाला पे पोस्टर मिला था तो मैंने लगा दिया। तो आपको दिख रहा है कि 1971 का रिकॉर्ड अब टूटा। सुनील गावस्कर के नाम ये रिकॉर्ड था, 344 रन का, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में उन्होंने ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। अब नया रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ है, 430 रन का, शुभमन गिल का। इसके अलावा अन्य रिकॉर्ड है, लेकिन वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो टॉप और बॉटम की ही बात करते हैं, बीच की बात जो है वो करना पसंद नहीं करते हैं। तो अब आपके सामने क्या यूनिक क्वेश्चन आ गया कि वो 1971 में किस देश के, ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं एग्जाम। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 6-7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ, ये बिल्कुल सही है। 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक का विषय अधिक समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिणी सहयोग को मजबूत करना, ठीक है, ये भी सही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने ब्राजील गए थे, ये बिल्कुल गलत है। जब यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो अगर कहा जाए, ये कहा कि अब तो पुतिन जी को गिरफ्तार कर लो कहीं जो है, तो उसके बाद से उन्होंने ऐसे वो मतलब उसी देश में जाते हैं जहां उनको लगता है कि कॉन्फिडेंस है। तो इस समिट में वो शामिल हुए, बट वो वर्चुअल मोड पे हुए, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहीं से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था। वो सीधे इस सम्मेलन के अंदर नहीं आए थे, सेम काम ईरान का रहा। अगर आप देखेंगे उसमें जो लीडर्स इसमें आए थे उनकी लिस्ट देखेंगे तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां ब्रिक्स समिट, जो अगर कहा जाए ब्रिम्स लिखा गया गलती से, ब्रिक्स समिट 2026 में भारत में आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। अब यहीं से हमारा नया क्वेश्चन बनता है, जो वर्ष 2025, 26, 27, 3 साल तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में लिंक करेगा। 18वां चूंकि हमारे यहाँ होना है, तो अब हमारे यहाँ होना है, तो मैंने यहाँ पर ये आपको ब्रिक्स का, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत सरकार का प्रेस रिलीज है ना, ये मेरा नहीं है कि मैंने कुछ टाइप कराया है, खुद भारत सरकार का है। इसमें हमें ये पता चल रहा है कि यार वर्ष 2001 में, जो अगर कहा जाए गोल्डमैन के लिए, कोई जिम ओ नील नाम का एक इकोनॉमिस्ट रहा, उसने जो अगर कहा जाए कि पहली बार एक ब्रिक वर्ड का उपयोग किया कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जो ऑलरेडी डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच के किसी फेस में रन कर रही थी। फिर इन इकोनॉमीज ने अपने आप को जो है वो आपस में जोड़ा, और फाइनली जो अगर कहा जाए कि पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो रशिया में 2009 में जो है वो आयोजित हुआ। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है कि जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो ये ब्रिक्स के नाम से जो है वो पहचाने जाने लगा। हमारे क्वेश्चन का क्या, हमारे क्वेश्चन में इसमें तीन चीजें हैं। फर्स्ट वन कि 2006, अभी अभी 2026 का जो पीएससी होगा उसमें पूछेगा कि हाल ही में 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित होना है, इसके पहले कितनी बार ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत में हो गया, ये पूछ सकता है। या इनमें से किस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत में नहीं हुआ, ये पूछ सकता है। सॉरी, ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है कि जो चौथा सम्मेलन था 2012 नई दिल्ली, ये हो चुका है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है 8वां सम्मेलन जो है वो अगर कहा जाए 2016 गोवा, ये हो चुका है। फिर उसके बाद दिख रहा है कि 13वां सम्मेलन जो अगर कहा जाए 9 सितंबर 2021 न्यू दिल्ली, ये हो चुका है। यानी हम इससे पहले भी कई बार
जो ब्रिक्स के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। तो अभी वो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मतलब अगर कहा आ जाए कि भारत के किस शहर में, हो सकता है कि नई दिल्ली के अलावा भारत के किस शहर में ब्रिक्स सम्मेलन का, मतलब ऐसे ही प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ब्राजील में आपको दिख रहा होगा इससे पहले भी, जो अगर कहा जाए जैसे ये ब्राजीलिया लिखा दिख रहा है 11वां साल, लेकिन ब्राजील में अभी जो 17वां सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के पहले का जो, ये जो 6वां सम्मेलन दिख रहा है आपको यहाँ पर ब्राजील फोर्टलीजा, ये सम्मेलन आपको जो है वो याद रखना है। ये सम्मेलन क्यों याद रखना है, क्योंकि ये वो सम्मेलन था, और चूंकि मैं इसको पढ़ाता ही नहीं अभी, 2014 को मैं क्यों पढ़ाता 2025 में, मैं 2014 के क्वेश्चन को 2025 में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ये ब्राजील में ही हुआ था, और इसमें एक ऐसा डिसीजन लिया गया था जिसने ब्रिक्स बैंक को एक नई दिशा दी, और वो डिसीजन था न्यू डेवलपमेंट बैंक के गठन का। और उस डिसीजन को हमेशा हम फोर्टलीजा डिक्लेरेशन ही कहते हैं। मतलब अगर हम इंटरनेट पर चले जाएं और एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, फोर्टालीजा डिक्लेरेशन ब्राजील, इसने पोर्टल इज डिक्लेरेशन कर दिया, वो करेक्शन कर लेगा, है ना। मतलब इंटरनेट समझदार है। यहाँ पर एक सेकेंड, मैं यहाँ से इसको उठा के कर दूं। कई बार क्या होता है ना, जो आपने प्रोनाउंस किया उसने उस नजरिए से, ये तो अ, थोड़ी सी उलझने हमेशा रहे। तो ये यहाँ पर अपन इसको, ये अपन ने कर दिया। तो अगर हम यहां पर गए तो हमारे सामने आया, द फोर्टलीजा डिक्लेरेशन रिफर्स टू द टू सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल जो है उस एग्रीमेंट इन द साइन द फोर्टलीजा ब्राजील, द फर्स्ट साइन इज 2014, established the BRICS New Development Bank and the Contingent Reserve जो अगर कहा जाए एग्रीमेंट CR, the second adopt in 2024 the Fortaleza Declaration on Education, the focus of including education, sustainable financing। हमारे काम का दूसरा वाला नहीं है, हमारे काम का पहला वाला है, कि जो है 2014 में फोर्टलीजा डिक्लेरेशन के बाद इन सभी सदस्य देशों ने निर्णय लिया कि क्यों ना ब्रिक्स कंट्री का अपना खुद का एक बैंक हो। हालांकि ऐसा नहीं कि जो ब्रिक्स के मेंबर हैं वही इसके अंदर शामिल हो, नहीं, बाहर के लोगों को भी हम शामिल करेंगे। ये बिल्कुल वैसा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में एशिया के अलावा बाहर के देश भी शामिल हैं, और जबरदस्त शामिल हैं। अगर आप एशियन डेवलपमेंट बैंक टाइप कर लें और उसमें मेंबर कंट्री देखें, तो एशियन कंट्री के अलावा बाहर की भी मेंबर कंट्रीज की संख्या अच्छी है, और बड़े बड़े देश शामिल हैं अगर कहा जाए। तो सेम है कि कभी ये मत सोचा करो कि भैया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो एशिया का ही होगा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है तो ब्रिक्स की ही मेंबर कंट्रीज का होगा। ऐसा नहीं है। G8 की कोई इकोनॉमिकल सिस्टम है तो वो G8 के लिए ही काम कर रही होगी, G7 के लिए काम कर रही होगी, नहीं। तो इसमें अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको पंच हो सकते हैं, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको एक दो क्वेश्चन और याद रखना चाहिए। वो याद रखना चाहिए कि ब्रिक्स के, चूंकि जब कोई सम्मेलन होता है तो निश्चित रूप से 2 3 4 महीने, अभी मान के चलिए आप अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का जो पेपर होंगे उनमें आपको ये मेंबर कंट्रीज भी याद रखना चाहिए। हो सकता है ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ईरान, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात, वो उसके ऊपर है कि वो क्या पूछे। यहाँ पर ये भी प्रश्न जो है वो करता जो है वो आपसे पंच कर सकता है। तो ये बेसिक्स ही हो गया। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि अब ये प्रश्न लिया क्यों इंपॉर्टेंट, पहले तो यहाँ पर नीचे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट की मीनिंग समझ पड़ गई। 125 साल हो गए हैं श्यामा प्रसाद जो अगर कहा जाए मुखर्जी के जन्म। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ बुनियादी चीजें जो है वो पता होना चाहिए। बुनियादी चीजें मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि 6 जुलाई 1901 को उनका जन्म हुआ था। चूंकि मुखर्जी है तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ। बाद में जो अगर कहा जाए वो संविधान सभा में सदस्य भी बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद वो जो अगर कहा जाए कि पहले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी बने, तो फर्स्ट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के रूप में भी उनको जो है वो पहचान मिली। 1951 में उन्होंने उनको लगा कि अपनी खुद की एक पार्टी बना, तो उन्होंने जनसंघ नाम से जो है वो पार्टी बनाई। हालांकि जनसंघ बहुत ज्यादा पहचान अपनी नहीं बना सका। जनसंघ बाद में जो अगर कहा जाए ऑलमोस्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय ही अपनी आइडेंटिटी खो गया। बाद में 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो वो जनसंघ की विचारधारा वो जनता पार्टी में थी, और वही जनता पार्टी की विचारधारा से 1980 में जो है वो बीजेपी का गठन जो है वो हुआ। जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सबको याद होगा कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी जो है वो गठित हुई। और उसको खड़ा करने में जो अगर कहा जाए कि जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी का।
तो ऐसे हमारे सामने जो है वो अगर कहा जाए लिंक बाय लिंक चीजें आई कि एक जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के रूप में अटल जी के द्वारा जो अगर कहा जाए उसको खड़ा कर। अगला जो है वो आपको दिख रहा है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के चांसलर थे। ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? पहला तो ये गलत इसीलिए है कि जो है चांसलर जनरली मोस्टली अगर कहा जाए चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी के या तो गवर्नर होते हैं। ब्रिटिश इंडिया के दौरान अंग्रेजों को ही बनाया जाता होगा, या आईसीएस के किसी मेंबर को जो है वो बना देते थे अंग्रेज। तो इनको चांसलर तो नहीं बनाया गया था, लेकिन ये वाइस चांसलर थे। ये आप याद रखिएगा, कोई पूछेगा कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर के पद पर कौन रहे, तो ये भी रहे, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो उसके वाइस चांसलर की पोस्ट पे थे। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें भी याद रखिए, मोस्टली जैसे मैंने बोला ना कि अधिकांश थे चांसलर जो होता है वो यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर अगर कहा जाए जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें गवर्नर होता है, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि गवर्नर ही स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर हों। ये स्टेट यूनिवर्सिटी को बनाते समय जो एक्ट था उस यूनिवर्सिटी के लिए, उस एक्ट में जो भी प्रोविजन होगा उसके तहत वो तय करेंगे कि किसको हम जो है वो कुलाधिपति यानी चांसलर बनाएं, नंबर वन। सेकंड, इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो भी आप याद रखिए, जनरली हम चांसलर के रूप में अगर देखे जाए पूरे हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर को कहीं नहीं देखते। लेकिन विश्व भारती ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये आप याद रखिएगा। मतलब अगर आप यहाँ पर सिंपल एक कीवर्ड टाइप करें यहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी चांसलर, तब आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दिखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, बकायदा इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिख रहा है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चांसलर श्री, जो अगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी, यहाँ पर अगर कहा जाए ना विजिटर के रूप में आपको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है वो दिख रहा है। तो अगर हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तो प्रोफाइल ऑफ आचार्य, आजकल तो मैंने आपको बताया भी है मध्य प्रदेश सरकार और कई सारे राज्यों में ये काम हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में तो मोस्टली हो रहा है कि चांसलर शब्द की जगह हम आचार्य शब्द का जो है वो वर्ड जो है वो कुल गुरु आचार्य ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोग यूज करने लगे। तो श्री नरेंद्र मोदी डैश डैश डैश, बाकी तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये चीज लिखी हुई है। तो इस तरह से आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, उनका निधन श्रीनगर में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके निधन को लेकर भी आज तक जो है अगर कहा आ जाए कि कंट्रोवर्सी। और छोटे छोटे क्वेश्चन जब भी देखिए हमेशा याद रखिए, किसी व्यक्ति के जन्म को या किसी व्यक्ति से संबंधित कोई समय है उसमें 100 साल, 50 साल, 200 साल ऐसे समय हो जाते हैं, 125 साल, तो उस पर प्रश्न बनते हैं। जैसे अब यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि भारत के किस एयर, जो अगर कहा आ जाए आपके पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है, यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, तो आपको पोर्ट मतलब जो बंदरगाह है यहाँ पर, तो स्क्रीन पर आपको जो है अगर कहा जाए ये दिख रहा है, एस्टेब्लिश कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। एस्टेब्लिश इन 1870, द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट फॉर्मली द कलकत्ता पोर्ट स्टैंड फॉर द इंडिया फर्स्ट मेजर एंड सोलो जो रिमाइंड द पोर्ट बिकम जो है टू डॉक सिस्टम। आपको यहाँ पता चला कि उनके नाम। अब ये मतलब पेपर सेटर क्या करता है, ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछना पसंद करता है। उन्होंने कहा साहब वो किस पोर्ट का नाम है, अगर कहा जाए या कल ये जो लिखे हुए इनमें से कोई पूछ ले कि वो इनमें से किस पद पर है, प्रश्नकर्ता के ऊपर है यहाँ पर। तो ये प्रश्न जो है वो बनते हैं, है ना। तो ये वाला आपने खुद करा होगा, मैंने आपको बता दिया कि उनका जो निधन है वो भी याद रखना है। मतलब श्रीनगर तो आपको याद ही रखना है, बाकी तो आप खुद याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आएगा। उसके पीछे कार्ड देखिए, प्रधानमंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को जो भी अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग देशों में, वो अवार्ड दो तरह के होते हैं। इसके पहले भी मैं कई बार ये प्रश्न जो है वो आपको करा चुका हूँ। एक अवार्ड होते हैं जिसमें कोई कंट्री स्पष्ट दिख रही है, जैसे कोई होता है ना कि इनमें से किसे भारत रत्न दिया है क्या, तो समझ पड़ता है भारत रत्न किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, दिख रहा है भारत है तो भारत से ही दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ अवार्ड्स हैं, जैसे अभी जो उनको दो अवार्ड ऐसे मिले जिनमें कंट्री साफ नहीं, जैसे देखा ना द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये ब्राजील ने दिया। तो अगर आप ये प्रेस रिलीज ध्यान से देखें, दो प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं मैं आपको। पहला प्रेस रिलीज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है नामीबिया का, ठीक है, इसमें दिख रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट जगह का एंशंट, यहाँ पर ये वाला जो अगर कहा जाए।
इसमें भी कहीं किसी जगह जो अगर कहा जाए कंट्री का नाम नहीं दिख रहा आपको, ये पहला हो गया कि किस देश के द्वारा, हो सकता है ये आ जाए, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट जो नाम से जो पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये आ सकता है। या दूसरा आपको जो अगर कहा जाए ब्राजील का दिख रहा है, द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन, नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, यहाँ पर प्रश्न ऐसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर, है ना। यह पूछ लेगा कि इनमें से किस देश ने हाल ही में जो वो जो पिछले वीक मैंने क्वेश्चन जो है वो उठाया ही था, तो वो आपको समझ पड़ी गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य के द्वारा खोला जा रहा है? ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, और ये प्रश्न आने की संभावना क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहला तो इसके आने की संभावना का जो मेन कारण है वो ये है कि अभी हम इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो अगर कहा जाए मना रहे हैं। 2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है, तो सहकारिता के ऊपर अगर कोई राज्य या कोई भी प्रयास हो रहा है तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा है कि जब इस यूनिवर्सिटी को, या आणंद में खुल रही यूनिवर्सिटी, नीचे आपको दिख रही होगी यहाँ पर, है ना, आंसर गुजराती है। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी आणंद, आणंद वही जगह है जहां से अमूल का जन्म हुआ। अमूल मतलब कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, उसी से अमूल खड़ा। तो कंट्रोवर्सी ये है कि भैया अमूल को जो अगर कहा जाए खड़ा करने में सबसे ज्यादा जो है वो भूमिका तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की थी। बिलियन लीटर आइडिया, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, वो सब जो अगर कहा जाए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो है वो दिए। ज्यादातर लोगों का सोचना बिल्कुल सही भी है। एक मंथन करके मूवी है, कभी आपको मौका मिले तो आप देखिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि विचार आपने दिया, लेकिन उसको लागू कराने में पॉलिटिकल अप्रोच, जैसे आपसे पूछा जाए कि अकबर के शासनकाल के 4 सेनापति के नाम बता दो, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। या अगर कहा जाए कि और कोई ऐसा पुराना शासक जो है वो, कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के 2 सेनापति के नाम बता दो, थोड़ी समझ पड़ेगा, क्योंकि पहचान राजा की होती है। तो पॉलिटिकल अप्रोच में अगर कहा जाए कि जो राजनेता किसी विचार को आगे खड़ा कराते हैं, उनको सबसे पहले है कि भाई उन्हीं का प्रयास जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो रहा होगा, हम उस प्रयास को जो अगर कहा जाए मान के चले। तो जो अमूल है, जो आज इंडिया में सबसे बड़ी एक डेयरी इंडस्ट्री के रूप में उभर कर सामने आ गया है, उसको खड़ा करने में 3 लोगों का बड़ा रोल था। एक तो थे त्रिभुवन दास जो अगर कहा जाए पटेल, जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक बहुत ही जाने माने गुजरात के जो अगर कहा जाए मतलब नेता थे यहाँ पर। दूसरा जो अगर कहा जाए हरिचंद, ये भी उस समय जो अगर कहा जाए सोशल वर्कर और इस तरह के जो मतलब अगर कहा जाए काम है उसके ऊपर काम कर रहे थे। प्लस धीरे धीरे जब वर्गीस कुरियन के साथ जो है वो जुड़े, तो इन्होंने डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा अपना जो है वो नाम बनाया। तो आप कभी भी जैसे अगर कोई फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो अगर कहा जाए कि मतलब अगर कहा बच्चा होगा, तो वो ये जानता होगा कि ये जो मतलब आज आप लोग क्या बोलते हैं कि जो पाउडर वगैरह यूज करते हो, दूध पाउडर वगैरह यूज करते हो, इस तरह की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे चर्चित जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने में अगर किसी का, यानी स्प्रे जो बनाए गए थे दूध को सुखाने के लिए और अन्य चीजों को, उनमें इनका नाम था दूसरे। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपको सबको पता ही है कि हाँ यार, उनके कारण ही जो है वो एक विचार है। इन तीनों में एज ए राजनेता के रूप में देखा जाए तो त्रिभुवन प्रदास पटेल था। वर्गीस कुरियन तो ऐसे अगर कहा जाए कि डेयरी इंजीनियरिंग से जुड़े हुए थे, हालांकि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, और उन्हें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। भारत सरकार ने भी उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज भी उनको दिया जा चुका है। और मेरे हिसाब से क्या था वो, रेमन मैग्सेस अवार्ड, वो भी उनको जो है वो प्रदान किया जा चुका है। तो एक प्रश्न तो वो है, एक ये है। तो दोनों तीनों चीजें समझने की जरूरत है कि वो 3 लोगों में से इन्हीं को क्यों रखा। फिर अगला जो है वो बेसिक है, इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में प्लेयर सानवी ने एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता। उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से? इंदौर। ये बेसिक 1 लाइन का, ठीक है। मतलब इसमें कुछ और जो है आपको अब मतलब अगर कहा जाए दिमाग नहीं करना, खर्च करना है, 1 लाइन में आप याद रख सकते हो तो रख लो। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कितनी नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई? 66। ये क्वेश्चन आपको आएगा अभी 1-2 महीने के किसी भी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, हेल्दी है, क्योंकि जो ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो आपके एग्जाम वाले बहुत पूछे जाने हैं। अब इसमें आप देखिए,
यही टॉपिक जब मैं एमसीक्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव नेचर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, करंट अफेयर्स का, तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान किस दिन शुरू हुआ। ठीक है। तो एक ने जो है वो आंसर कर दिया साहब 15 नवंबर, किसी ने कुछ कर दिया। तो फिर मैंने उनको ये समझाया कि तुमको याद होगा कि ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है ये झारखंड से शुरू हुआ, और जिस समय इसको शुरू किया गया उस समय झारखंड में इलेक्शन डिक्लेयर हो गए थे। तो सरकार को ये लगा, ठीक है, झारखंड में इलेक्शन होना था, सरकार को लगा कि इलेक्शन के पहले ही जो अगर कहा जाए अपन इसको लागू कर दें, लॉन्च कर दें, ठीक है, आदर्श आचार संहिता और इसको छोड़ के, तो उन्होंने उठाकर 2 अक्टूबर को इसको जो है वो शुरू किया था। तो मैंने बताया था लिंक करना, जैसे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा कि जनरली ट्राइबल वेलफेयर से जुड़ी स्कीम को क्यों आपने 2 अक्टूबर को शुरू किया, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो उसका पीछे का जो अगर कहा जाए रीजन आपको समझ पड़ रहा है यहाँ पर, ये तो हमारे कोई काम की नहीं, इसके आगे आप पीआई भी कर दीजिए, क्योंकि जो उसके अंदर छोटे छोटे जो अगर कहा आ जाए, हाँ। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे लिखा ना कि प्रधानमंत्री जो अगर कहा जाए 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की जयंती पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करेंगे। ये हो गया शुरू। अरे 15 नवंबर को क्यों नहीं किया? क्योंकि 15 नवंबर वो समय वहां पर इलेक्शन का टाइम था झारखंड में, इसलिए उन्होंने कहा कि अपन पहले ही कर दो। तो ये किया, और आपको दिख रहा है कि ये बकायदा जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जनजेती पर झारखंड में हजारीबाग से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, परिव्यय 79,000 करोड़ रुपीस का है, और इसमें केंद्र का और राज्य का दोनों का हिस्सा है यहाँ पर। और इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो अगर कहा जाए को जो है वो जोड़ा गया। हालांकि इसमें अब एक प्रश्न ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए, ऑलरेडी जो अगर कहा जाए इसी तरह की एक योजना जो आपको नीचे दिख रही है पीएम जनमन, ठीक है, चल रही थी, फिर इसको जो है वो इसकी क्या जरूरत पड़ गई यहाँ पर, है ना? मतलब ऑलरेडी अगर हम पीएम जनमन जो है वो योजना चला रहे थे, फिर इसको तो पीएम जनमन केवल अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए, पीवीटीजी, यानी मध्य प्रदेश में पीएम जनमन का लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो केवल बेगा, भारिया और सहारिया, इसके अलावा किसी ट्राइब को उसका जो है वो लाभ नहीं मिल रहा है पीएम जनमन का। इसीलिए उनको लगा कि बाकी, अब हम सोचें कि मध्य प्रदेश में कोरकू, गौंड, भील, ठीक है, कोल, इन जनजातियों को भी अगर कहा जाए मुख्य धारा में लाना है, इनको भी लाभ उपलब्ध कराना है, तब क्या करें? हम सोचे पीएम जनमन से तो वो है ही नहीं, उसके किसी प्रावधान में ही नहीं। तो फिर जो अगर कहा जाए शुरू की गई धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसमें हमारे राज्य में भी। तो उस हिसाब से आपको जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो ये बात समझ पड़ी होगी कि दोनों योजनाएं आपस में एक दूसरे से लिंक करती हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। और प्रश्न कैसा बन सकता है यहाँ पर, तो ये वाला मुझे लगता है कि आपको आ सकता है। जनजातीय अंचलों को मिली सौगात, 66 नवीन आंगनवाड़ियों केंद्रों की स्वीकृति, ये मेरे को लगता है कि प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि एक बड़ा जो अगर कहा जाए रोल प्ले करता है यहाँ। नीचे लिख रहा है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश में बड़वानी में 25, देवास में 9, खरगोन में 7। अब आपको ये फिगर याद नहीं रखना, आप सोच में से कोई सोचे कि साहब मैं फिगर याद कर लूं, आ जाए तो छोड़ना पसंद करो, तो हर चीज याद नहीं कर सकते। लेकिन रफली एक बात इससे इनडायरेक्टली याद रखने वाली, कि आपसे कोई पूछे यार मध्य प्रदेश के अंदर जनजातीय बहुल जिलों के कोई दो चार नाम बताओ, तो आपको दिख रहा है बड़वानी, देवास, खरगोन, रतलाम, यानी यहाँ भी जनजातीय आबादी अच्छी खासी। ये जो है वो हम आंसर तक जाने के लिए बोल सकते हैं। अगला वन लाइन का है, इसमें हमारी कोई जरूरत नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जिनको केवल करंट अफेयर्स के हिसाब से पढ़ो, कुछ क्वेश्चन जैसे हैं जिसको डिस्क्रिप्टिव, जैसे धरती आबा अब आपको समझ पड़ा कि क्या है, फिर पीएम जनमन आपको समझ पड़ा कि क्या है, दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ पड़ा। जेनिफर साइमंस जो है वो किस देश की पहली, तो सूरीनाम, ये वन लाइन में है, आ सकता है, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी जेनिफर। आर्थिक संकट के बीच संभालेंगी देश की कमान, यहाँ पर तो इससे ज्यादा अपने को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बुजुर्ग मानी जाने वाली हथनी वत्सला। तो 3 प्रश्न बन गए। पहला कि हाल ही में चर्चा में रही वत्सला क्या है? एक हाथी, एक बाघ, यहाँ पर 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 100 वर्ष से अधिक की उम्र में उनका निधन हो गया? तो पन्ना टाइगर रिजर्व, ये प्रश्न आपको आएगा ही आएगा। तो जैसे द हिंदू का आर्टिकल है कि एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की पन्ना टाइगर रिजर्व में मौत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है दी श्रद्धांजलि।
तो ये बकायदा, जैसे ये आपको दिख रहा है, श्री के कोई जो है वो केशव सिंह है, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनका एक जो है वो मध्य प्रदेश शासन ने एक प्रेस रिलीज लगाया कि मैं वत्सला की भावनात्मक रूप से संबंध हूँ। आज मुझे लगभग 42 वर्ष पूर्व की घटना याद आ रही है, जब मैं होशंगाबाद वन मंडल के, तब तो होशंगाबाद था, आजकल नर्मदापुरम कहने लगे, कि बोरी रेंज में प्रोविजनरी के रूप में पदस्थ था। तो आप में से कोई अगर कहा जाए कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी करो, ऐसी बहुत सारी स्मृतियां आपके जीवन में आएंगी। ध्यान रखिए, जब कल को आप अधिकारी बनेंगे तो ये सब चीजें आपको लगेंगी कि कितना आप उसका कनेक्टिविटी कितनी है आपकी, यानी आपके प्रोफेशन के साथ। तो ये आपको बकायदा दिख रहा है, ये हतनी आपने सुनी, ये पूरा एक स्टोरी छपा हुआ है। ये स्टोरी हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन वत्सला हमारे काम की है। यहाँ पर तो जैसे कुछ ऐसे पशु होते हैं जो इतिहास में अपनी एक अलग, अगर कहा जाए, जगह बना लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप केवल एक सिंपल टाइप करें इंटरनेट पर कीवर्ड कॉलर वाली बाघिन, तो आपको एक बड़ी स्टोरी मिलेगी यहाँ पर। कॉलर वाली बाघिन, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी फेमस अगर कहा जाए स्टोरीज है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, कॉलर बाली बाघिन, जिसका आधिकारिक नाम T15 था। पेंच टाइगर रिजर्व की प्रसिद्ध बाघिन थी। उसे सुपर मॉम के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसने अपने जीवन, अब नहीं है, अब तो निधन हो गया इसका, 29 शावकों को जन्म दिया था। तो अब जैसे ये पेंच नेशनल पार्क का स्टोरी है, वो पन्ना की है। यहाँ पर अगर कहा जाए, प्रश्नकर्ता ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि कॉलर बारी में, तो आप कम से कम ये याद रखिएगा, ये जो स्टोरी आज की नहीं है, लेकिन अभी आपको 2024 में भी दिख रहा है, 2022 में भी दिख रहा है, 2000 जो अगर कहा जाए 21 में भी दिख रहा है। मतलब आपको कई तरह के आर्टिकल्स कई सालों तक न्यूज में रहते हैं। तो अगर हम उस तरह से चलें तो उसका बेनिफिट जो अगर कहा जाए हमको मिलता है। अगला वन लाइन है, वैश्विक स्तर पर फैट जो है वो फिटनेस स्टार्टअप फंडिंग 2025 में भारत, तो दिख रहा है भारत फिटनेस स्टार्टअप फंडिंग में तीसरे स्थान पर। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, छोड़ दे, है ना। तो अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे जो अगर कहा जाए छोड़ते हुए फिटनेस स्टार्टअप में तीसरे नंबर पर, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। हाल ही में भारत की किस एफएमसीजी कंपनी ने प्रिया नायर को अपनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? नेस्ले, गोदरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। ये प्रश्न आने की संभावना क्यों है, पहले तो ये समझें। इसके आने की संभावना दो कारण से, इस समय आपके घर के किचन या बाथरूम में जो प्रोडक्ट रखे होंगे, निश्चित रूप से अगर 5 प्रोडक्ट भी होंगे तो मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं, कम से कम एक प्रोडक्ट, कम से कम एक प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर का होगा, कम से कम। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम एफएमसीजी, एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे सभी उत्पाद जिनकी मैं समझता हूं कि जो सेल्फ लाइफ होती है वो 1 साल तक ही होती है, तो उनको जल्दी जल्दी हम खाकर या उपयोग करके खत्म करते हैं, वो सब फास्ट मूविंग कंज्यूमर आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, ये एफएमसीजी। और हिंदुस्तान के एफएमसीजी में चाहे वो सर्फ एक्सेल की बात हो रही हो, चाहे वो लाइफबॉय साबुन की बात हो रही, चाहे वो हॉर्लिक्स की बात हो रही, चाहे वो क्लिनिक प्लस की बात हो रही, चाहे वो डव की लक्स साबुन की बात हो रही है, हमाम की बात हो रही हो, लिप्टन की बात हो रही है, ऐसे जितने नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं, जो भी नाम आपने सुन रखे हैं, गर्ल्स के लिए अगर कहा जाए लेक्मे की बात की जाए, सनसिल्क की बात की जाए, डव की बात की जाए, आपके क्या बोलते हैं लक्स की बात की जाए, बॉयज के लिए वैक्स नाम का परफ्यूम आता है उसकी बात की जाए, ये सब जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही प्रोडक्ट है। मतलब एक तरफा मार्केट है हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास, एक तरफा। चाहे वो रेड लेवल चाय हो, चाहे वो विम हो, घर में अगर आप अपने किचन में जाएंगे तो विम भी मिलेगा। आप कहोगे कि आप क्यों बता रहे हैं इतनी सारी चीजें, तो मैं बता रहा हूं, उसके पीछे का कारण है कि बाकी 3 कंपनियों के, जरूरी नहीं कि नेस्ले का प्रोडक्ट आपके घर में है, गोदरेज का प्रोडक्ट, आईटीसी का प्रोडक्ट आपके घर में, जरूरी नहीं है, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट आपके घर में होगा ही होगा। व्हील के रूप में, लक्स के रूप में, बूस्ट के रूप में, हॉर्लिक्स के रूप में, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उन सब के रूप में होगा ही होगा। अगर है तो सीधी सी बात है कि उसमें कौन क्या कर रहा है, अभी कहाँ कौन स्टैंड कर रहा है, क्या हमको नहीं पता होना चाहिए? यस, हमको पता होना चाहिए। इसीलिए HUL को मिलेगी पहली महिला CEO। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आर्टिकल कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने प्रिया नायर को अपना अगला MD CEO नियुक्त किया है। वह HUL के इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली
पहली महिला है, उनका कार्यकाल 5 साल का होगा, जो अगस्त 2025 से शुरू होगा। वह रोहित जावा का स्थान लेगी। वर्तमान में नायर यूनिट में प्रेसिडेंट में ब्यूटी एंड जो है वो वेल बिगनिंग के पद पर काम कर रही है। बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है, ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत है। मैंने क्या कहा, दो तरह के प्रश्न हैं। एक जिनमें हमको सोच की जरूरत है, एक जिनमें हमको कोई सोच की जरूरत है ही नहीं। हाल ही में चर्चा में रही भारत की युवा खिलाड़ी दिव्यांशी भौमिक का संबंध किस खेल से है? आंसर वन इज टेबल टेनिस। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो एक रफली हो गया यहाँ पर, छोड़ दे बाकी। अगला भी क्वेश्चन वन लाइन का है ना। गरीबों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध चिकित्सक श्री डॉक्टर डावर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? अब इसमें दो तरह से प्रश्न आ सकते हैं, या तो वो शहर पूछेगा, या वो ये 2023 पूछेगा। दोनों पूछ सकता है। जैसे आपको एक प्रेस रिलीज दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बकायदा लिखा हुआ है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर निवासी प्रख्यात चिकित्सक। अब चूंकि आप पहली लाइन में ही जबलपुर निवासी लिख दिया, तो प्रश्नकर्ता के लिए हो गया कि यार मैं तो पूछ लूं जबलपुर, तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, ऐसे करके कुछ भी पूछ लेगा, उसके ऊपर है। चिकित्सक पद्मश्री श्री MC डावर का निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सेवा भावी चिकित्सक डावर मानव कल्याण के लिए काम कर रहे थे, और बाकी उनको 2023 में जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ करंट अफेयर से सब्जेक्ट कैसे पकड़ना आता है। एक तो है कि हम रोज गाइडें उठाएं, बुकें उठाएं, रिवीजन करें। एक है कि हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें से चीजों को ढूंढ ढूंढ के रिवाइज करें। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, एक प्रश्न आपको दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा है? 2 वर्ष पूर्व, एक सेकंड बेटा, 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट, अब आपसे यही पूछ लेगा कि ये फलाना एयरपोर्ट मध्य प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इस नाम से जाना जाता है? क्या कर लोगे? छतरपुर एयरपोर्ट, सतना एयरपोर्ट, रीवा एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट, जो वहां का है वो तो याद कर जाएगा, लेकिन बाकी जो दूसरा, आपको एक और चीज इसमें पता चली कि अच्छा जबलपुर में भी एयरपोर्ट है। कई बार होता है रिवीजन करे बिना तो एग्जाम में उलझने पैदा होती है। तो हमें ये तो मालूम है कि हाँ यार एयरपोर्ट है, लेकिन रिवाइज हो गया यहाँ पर। अगला है मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? तो इंदौर में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने जो इंडस्ट्रीज, ये MP के बच्चे सभी के लिए काम कर, मध्य प्रदेश सरकार को लगा कि यार सबसे कम कंट्रीब्यूट अगर हमारी GDP में कोई चीज कर रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर रहा है। सबसे कम कंट्रीब्यूशन इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए हमने कई प्रयास किए। पहला प्रयास तो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो आपको मालूम होगा इसी साल जो अगर कहा जाए कि भोपाल में हुआ था। इसके अलावा जो अगर कहा जाए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, हमने जो अगर कहा जाए क्षेत्रीय जो है वो अगर कहा जाए औद्योगिक कॉन्क्लेव शुरू किए। उज्जैन से पिछले साल 2024 में मार्च में उज्जैन से ये प्रक्रिया शुरू हुई, और उसके बाद फिर संभागीय स्तर पर अलग अलग संभागों में ये कॉन्क्लेव आयोजित किए जाते रहे। उसी क्रम में जो अगर कहा जाए इंटरेक्टिव सेशन शुरू किए मध्य प्रदेश सरकार ने। ये अगर आप मेंस लिख रहे हो तो सेम लिख सकते हो कि इंटरेक्टिव सेशन शुरू किए अलग अलग जगहों पर जाके। जैसे अभी लुधियाना में हुआ, उसके पहले सूरत में हुआ, बेंगलोर में हुआ, ऐसे बहुत सारी जगहों पर उन्होंने इंटरेक्टिव सेशंस जो है आयोजित किए। चौथा कि हमने कई देशों के साथ जो अगर कहा जाए बैठकें आयोजित करी। मुख्यमंत्री जी अलग अलग देश, जो नेक्स्ट वीक का करंट अफेयर्स उसमें पढ़ाऊंगा अभी मुख्यमंत्री जी की जो है, क्योंकि 10 तारीख तक वाले में तो आएगा नहीं। अभी जब यूरोप की यात्रा पर गए वो भी ये किया। और उसी दिशा में अगर कहा जाए जो ग्रोथ कॉन्क्लेव है यहाँ पर, तो हम ये समझ लें कि कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो ये सब पैटर्न है। अगर आप मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे, उसमें भी ये सब चीजों का उल्लेख है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो कदम उठाए गए, कौन कौन से कदम हमने उठाए, तो ये पूरी बातें वहां भी लिखी हुई। ये प्रश्न वहां से भी आते हैं। बेनिफिट इसका होगा ही होगा यहाँ पर। मत्स्य पालन की उपलब्धियों के लिए केरल के किस जिले को मत्स्य विभाग द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार दिया? कासरगोड। ये मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइन का, छोड़ भी दोगे तो चल जाएगी। निषाद राज्य सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? उज्जैन। ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या है कि अभी आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार को लगने लगा है कि अब हम परंपरागत जो अगर कहा जाए खेती के स्थान पर, क्यों ना अगर कहा जाए कि ऐसे सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर के साथ, जैसे कुक्कुट पालन, बागवानी, ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि पशुपालन, इनके ऊपर काम करें। तो मछुआ पालन के ऊपर भी, क्योंकि जो राज्य फ्रेश वाटर वाली जो मछली होती है उसमें हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस समय। ठीक है। दो तरह की मछली होती है,
ताजे पानी की जो मछली होती है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो उभरते हुए राज्य, उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। तो उन्होंने मछुआ समाज के स्वाभाविक सम्मान और सशक्तिकरण का निषाद राज सम्मेलन, ये जो है अगर कहा जाए, आपको याद होगा। अब इस प्रश्न से आपको दो तीन चीजें याद आ गई। एक तो ये हो गया कि प्रश्नकर्ता ने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में मछुआ समाज के स्वाभाविक सम्मान के लिए निषाद राज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। पहले ये 10 तारीख को हो रहा था, फिर बाद में इसकी डेट जो है वो बदली, और बदलने के बाद जो है अगर कहा जाए 12 तारीख को ये निषाद राज सम्मेलन का आयोजन उज्जैन में हुआ। इससे इनडायरेक्टली जो मिला हुआ क्वेश्चन है वो आपको पता होगा कि टेक्निकली निषाद राज, अगर आप रामायण को याद करें तो आपको याद होगा कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और जब वो वन के लिए बढ़े, तो उस समय जो अगर कहा जाए श्रृंगवेरपुर के राजा थे निषाद राज, उन्होंने ही जो अगर कहा जाए, वो आज आज प्रयागराज के आसपास की जगह उस समय श्रृंगवेरपुर कहा जाता था। अब श्रृंगेरपुर जो अगर कहा जाए कि केवल एक रिलीजियस प्लेस के नाम से रह गया। तो प्रयागराज आप कभी जाओगे तो उसके पास ही पड़ता है वहां पे। तो टेक्निकली वहां के एक राजा थे, उनका नाम था निषाद राज। और उन्होंने ही जो अगर कहा जाए, उनको मछुआरों का राजा कहते थे लोग, कि वो जो क्योंकि वो नदी से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ही जो अगर कहा जाए एक केवट के रूप में अपनी नाव से भगवान को जो अगर कहा जाए वो नदी जो है वो पार कराई थी। तो अब आपको जैसे प्रश्न करता, सपोज आप पीएससी का प्री एग्जाम दे रहे हैं, एमपीपीएससी का, और उसमें पहली यूनिट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये है भी, हमारी हिस्ट्री को रिलीजियस उससे जोड़ने की जो है वो चीजें भी हैं उसमें। वो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा राजा, चाहे वो अगर कहा जाए पौराणिक राजा का संबंध श्रृंगवेरपुर से है। फर्स्ट वन इज निषाद राज, सेकंड वन इज जो भी, अब वो उसके ऊपर है कि वो क्या मतलब प्रश्नकर्ता जो है वो क्या बनाए। पर कुछ ना कुछ तो जो अगर कहा जाए बना सकता है, ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन जो है वो बना नहीं सकता। तो वो क्वेश्चन हमारे लिए जो है वो आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो अगर कहा जाए बहुत सिंपल सा है, मध्य प्रदेश में गंगोत्री हरित परियोजना की तिथि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये 15 जुलाई से 15 अगस्त, इसमें कुछ समझने की बात नहीं है। हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार गंगोत्री हरित परियोजना 15 जुलाई 15 अगस्त। नीचे लिखा दिख रहा है कि संबंधित ग्राम पंचायतों को अधिकतम 10 एकड़ प्रति उद्गम स्थल के अनुसार तार फेंसिंग हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एक, दूसरा, सीपरी सॉफ्टवेयर द्वारा प्रस्तावित भूमि स्थल का निरीक्षण कर भौतिक संपादन किया जाएगा। सत्यापन के उपरांत जो है वो प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी, और पौधारोपण हेतु गंदों की खुदाई, तैयारी, तार फेंसिंग का कार्य पूर्ण कराना। यार ले देकर ये प्लांटेशन से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है, जिसकी कुछ जगह कहा जाए चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इनको अगर हम चाहें तो याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप अगर मान के चलिए आपका कोई एग्जाम दिसंबर में है, जनवरी में है, 2026 में बिल्कुल नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन केवल और केवल तब आते हैं जब एग्जाम, हो सकता है कि जैसे अभी 27 तारीख को किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का और पेपर सेटर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तो आजकल ऐसा हो गया, 10 दिन 8 दिन पुराने पेपर में क्वेश्चन आने लगे। हो सकता है कि लुधियाना इंटरेक्टिव सेशन में जो वो कहा जाए कितने करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, तो ये प्रश्न 15,606 करोड़ का आपको आ जाए कि लुधियाना इंटरेक्टिव सेशन में मिले 15,606 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। ठीक है, ये 7 जुलाई का प्रेस रिलीज है। ऐसे क्वेश्चन जो मैंने कहा ना कि आपको लंबी अवधि के लिए नहीं आएंगे, मतलब आप सोचेंगे यार बहुत उसके बाद आ जाए, तो नहीं। ये क्वेश्चन आने वाले 1-2 साल में कभी भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन गलत भी होगा, क्योंकि जब हम रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो भोपाल ही याद आता है कि मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री के लिए भोपाल जो है अभी बहुत ज्यादा फेमस है। प्रश्नकर्ता क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रेल कोच विनिर्माण जो है वो संयंत्र की स्थापना किए जाने का निर्णय दिया गया। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप द रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो रायसेन में ये निर्णय लिया गया है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। दिख रहा है आपको, पत्रिका की खबर भी, और भी अगर आप कहीं खबर पढ़ोगे वहां भी मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि भारत सरकार के उपक्रम बेंगलुरु के, ठीक है, मेसर्स BML लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपको आएगा क्योंकि ये फैक्ट्री ये लगा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, के द्वारा अत्याधुनिक रेल कोच कारखाना तैयार किया जाएगा। और रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी। प्रदेश के लिए रायसेन जिले में ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने जमीन आवंटित कर दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के शिलान्यास के लिए देश के रक्षा राज्य मंत्री से भी आग्रह किया है। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए आने वाले समय में किसी भी जो है रूप में पूछा जा सकता है। और वो जब
इसका भूमि पूजन होगा, तब हमको और ज्यादा क्रिस्टल, जैसे आज हम कहें कि 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट, हो सकता है कि उस समय जो अगर कहा जाए प्रोजेक्ट की कॉस्ट में कोई बदलाव आ जाए, ठीक है, उस समय की स्थिति के ऊपर, तो ये फिगर अभी हमारे काम का नहीं। लेकिन अभी हमारे काम का है कि हाँ यार, 2030 में भी अगर कोई पेपर दे रहा है तो उसको भी, जैसे आज हम देखें ना कि भोपाल में आप वन लाइन फैक्ट याद करते हैं तो रेल कोच फैक्ट्री भोपाल याद करते हैं, ठीक है, एचएमटी का कारखाना बैतूल याद करते हैं, एल्कलाइड प्लांट नीमच याद करते हैं, बैंक नोट प्रेस देवास याद करते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद नर्मदापुरम याद करते हैं। यहाँ पर क्यों याद करते हैं, कभी सोचा? उसका कारण ये है कि कोई चीज करेंट थी लेकिन वो इतिहास में अपनी जगह बना ली, तो आज ही से अगर हम याद कर ले तो अगर कहा जाए कोई बात ही नहीं। ये उज्बेकिस्तान नहीं है, उज्बेकिस्तान है। ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। यहाँ प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले किस देश को जो है वो ब्रिक्स मेंबर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, ठीक है, एनडीबी में शामिल हुए, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर शामिल हुए। तो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले कोलंबिया, उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए, जिससे बहुपक्षीय ऋणदाता सदस्यता 11 बन गई है। हो सकता है कि अभी कोई नया मेंबर ना मिले, तो हमें यह समझ पड़ जाएगा कि अभी ब्रिक्स जो बैंक मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं पर न्यू डेवलपमेंट बैंक याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। उसमें नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितनी है? तो आपको दिख रहा है कि 11 देशों तक बढ़ गई है। मूल ब्रिक्स सदस्यों के द्वारा 2015 में, 2014 के फोर्ट, अब डिक्लेरेशन कब बताया था? अभी 2014 फोर्ट एलिजा डिक्लेरेशन तो बना तो 15 में ही होगा ना, स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, मैंने ये बताया कि जो भी देश इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो डेवलपिंग स्टेज को क्रॉस करके डेवलप स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं को बुनियादी ढांचा सतत विकास के लिए वित्त पोषित करने के लिए इसको आयोजित किया, मतलब स्थापित किया गया। हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो आपको दिख रहा है कि भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र, अल्जीरिया एनडीबी के सदस्य हैं, और बाकी तो हम इसमें देखेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो भारत का यूपीआई, एक तो पहला तो प्रश्न आपके लिए यही आ जाएगा कि यूपीआई का फुल फॉर्म, मैंने कई बार बताया कि फुल फॉर्म बहुत आते हैं। जैसे एक पेपर हुआ था जो है वो डीएसपी रेडियो का, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था यूपीआई का फुल फॉर्म क्या, और इतना नियर नियर था, इंटरनेट पे जाओगे डीएसपी रेडियो टाइप कर लेना एमबीपीएससी, उसमें तो यही क्वेश्चन आया था। तो हाल ही में त्रिनिदाद और टबैको भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप के माध्यम से लेन देन में सक्षम करने वाला पहला कैरेबियन देश बन गया है, और विश्व स्तर पर 8वां देश। ठीक है, अगर कहा आ जाए कि कौन सी पेमेंट गेटवे यूज कर रहा है, आंसर इज बी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखो, यूपीआई हम सब यूज करते हैं। हम कई सारे यूपीआई के प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जस्ट लाइक हम पेटीएम का प्राइवेट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हम फोन पे का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं, ये सब यूपीआई गेटवे हैं। पर यूपीआई जो पैटर्न है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, वो सरकार के द्वारा कंट्रोल करा जाता है, और सरकार का खुद का भी एक यूपीआई उसमें अगर कहा जाए इनिशिएटिव है जिसका नाम है भीम है। तो अगर आप यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये अगर आप जाए, एक सेकेंड, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये आप अगर जाए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ये यूपीआई को मैनेज करता है। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को ये मिल रहा है कि नेशनल पेमेंट जो कॉरपोरेशन क्या क्या देख रहा है, वो देख रहा है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपके पास अगर कोई रुपए कार्ड है तो रुपए कार्ड को भी जो अगर कहा जाए कि वही जो है वो मैनेज कर रहा है। आपके पास अगर कहा जाए भीम ऐप है, आपके पास एनएसीएच है, आपके पास आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट जो अगर कहा जाए सिस्टम जो है वो आईएमपीएस, आप में से सबने जो भी किसी दोस्त वगैरह को पेमेंट करते होंगे तो आईएमपीएस से जो अगर कहा जाए करते होंगे। आप अगर कहा जाए कि सीटीएस, ठीक है, एपैस, ई केवाईसी, ई रूपी, ठीक है, जितनी सर्विसेज दिख रही हैं, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित की जा रही हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इंडिया में। तो आज आपसे कोई पूछे भारत बिल पेमेंट, रुपे कार्ड, फास्टैग आदि सर्विसेज या यूपीआई जैसी सर्विसेज का संचालन
किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारत सरकार की ही एक प्रकार से अगर कहा जाए कंट्रोल हो रहा है इसमें। तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग द सर्विसेज लाइक यूपीए पेमेंट, भारत बिल पे। बाकी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप फुल फॉर्म जरूर याद रखें किसी का। क्यों याद रखें? जैसे मैं आपको सिंपल यहां पर एक इंटरनेट पे कीवर्ड समझाता हूं, IMPS। इसमें टोटल जो अगर कहा जाए लेटर है 4, लेकिन आंसर आएंगे 3। ठीक है, यहां पर एक सेकेंड, सी टाइप हो गया, IMPS। IMPS में जो अगर कहा जाए है तो 4, फुल फॉर्म याद नहीं होगा तो 4 ही ढूंढोगे ऑप्शन में। लेकिन नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। केवल इतना ही नाम है इसका, ये भी NPCI का है। तो कई बार अगर आपने पूरा फुल फॉर्म याद नहीं तो एग्जाम में तुक्का भी गलत ही बैठेगा ना। तुक्का कैसे जो अगर कहा जाए सही लगाओगे? अब निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर किए जाने का निर्णय लिया गया? ये क्वेश्चन आपको याद क्यों रखना चाहिए? जब हमारे दिमाग में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम याद आ, तो निश्चित रूप से हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास ही दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। अगर हमने पढ़ा नहीं है तो, पढ़ा है तो वेल गुड है कि वेल गुल्लू ही लगाए। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो प्रश्न रिवीजन नहीं किया तो गलत होते हैं, भूलते भी हम। तो अभी तो हालांकि बैंगलोर यूनिवर्सिटी का नाम बैंगलोर यूनिवर्सिटी ही है, लेकिन बाद में बैंगलोर यूनिवर्सिटी का नाम जो अगर कहा जाए डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी हो जाएगा, अभी क्योंकि सरकार ने डिसीजन ले लिया है वहां की। तो बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो अगर कहा आ जाए बदल कर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर करने का। अब इसमें जो अगर कहा आ जाए कि आप समझो कि आज के समय में आपकी पढ़ाई किस तरीके की होना चाहिए। जैसे सिंपल सी अगर हम बात करें कि ये बैंगलोर यूनिवर्सिटी आती है कर्नाटक में, नीचे स्क्रीन पर दिख रहा है कर्नाटक मंत्रिमंडल का निर्णय, यानी कर्नाटक का जो मंत्रिमंडल है उसने निर्णय लिया। अब चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, और कांग्रेस की ओर से ही जो अगर कहा जाए कि वो 10 साल तक देश के जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो रहे। अगर हम आज की जो है वो बात करें, आज की, तो आज कर्नाटक के अंदर जो सरकार है वो सरकार है कांग्रेस की। ठीक है, तो जैसे सिद्धरमैया जो है, जिनको सिद्धू भी कहते हैं वहां के लोग, सिद्धरमैया अभी चीफ मिनिस्टर है वहां के, तो वो चूंकि कांग्रेस से हैं, तो वो क्या मतलब क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे काम कर सकते थे? सोच के देखिए, आंसर इज नो। क्या वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे काम कर सकते थे? क्या वो जो अगर कहा जाए दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे काम कर सकते थे? आंसर इज नो। तो आप वहां शांत मन कई बार ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो बहुत रिलैक्स होकर सोचने की जरूरत है कि अभी हाल फिलहाल में कौन सी जगह हो सकती है जो नाम ये फिट बैठ सकता है। मैं हमेशा अपनी क्लास में ये चीज सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं आपको कि आप कितना शांत मन से सोचकर, आंसर ना बने तब भी आंसर तक जा सकते हो। तो लगा कि यार जैसे 4 राज्य दे दिए, पहला दे दिया मध्य प्रदेश, दूसरा दे दिया उत्तर प्रदेश, तीसरा दे दिया जो है राजस्थान, और चौथा दे दिया महाराष्ट्र, सॉरी कर्नाटक। और आपने ये प्रश्न कभी पढ़ा नहीं, तब भी आप अगर निर्णय तक जाने की कोशिश करोगे तो आप कर्नाटक तक आराम से चले जाओगे, अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो। नहीं सोचते तो कुछ बात ही नहीं। अगला जो है वो फीफा रैंकिंग 2025 में, ये प्रश्न अभी MPPSC 1-2 साल पहले पूछ चुकी है, इससे मिलता जुलता। क्या फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? ये प्रश्न आने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आर्टिकल में क्या लिखा है पहले तो देखिए। ये साफ लिखा है कि इंडियन मेंस, ये मेंस फुटबॉल टीम की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ड्रॉप 6 प्लेस टू 133rd इन फीफा रैंकिंग। यहां पर अगर कहा जाए कि पिछले 9 सालों में, यहां पर अगर कहा जाए ये इसकी सबसे बुरी रैंकिंग है। वो नीचे लिखा है द लास्ट टाइम इंडियन टीम हैड द वर्स्ट जो है रैंकिंग वाज दिसंबर 2016 व्हेन इट वाज प्लेस्ड इन 135। अब प्रश्नकर्ता ने आपसे पूछ लिया, यहां पर अगर कहा जाए कि इंडिया की फीफा फुटबॉल रैंकिंग में, मेंस रैंकिंग में सबसे अच्छी रैंकिंग किस वर्ष थी? नीचे आप देखिए करंट अफेयर्स में एक आपको प्रश्न दे रहा है, इंडिया वेस्ट एवर रैंकिंग वाज 1994 इन फरवरी। ठीक है, सॉरी 1994 निकल गया, 94 इन फरवरी 1996। तो अब आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया कि यार 1996 में हम 94th नंबर पे थे, यानी 100 के अंदर हमारी रैंकिंग थी। प्रश्नकर्ता ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछना शुरू कर चुका है। तो वो आपको आपके तो रे यार, जैसे आज ही अपन ने 2 क्वेश्चन देख ली ना स्पोर्ट के, एक 1971 का देखा सुनील गावस्कर का, और दूसरा ये देखा 1996 का।
तो इस तरह से ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में जो है वो रोल प्ले करते हैं। और यही क्वेश्चन जो है वो परेशान करते हैं कि हमने इतना अच्छा पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तब भी। अब ये क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ा नहीं तो गलत होगा, है ना, क्योंकि इसमें तो लॉजिक भी फिट नहीं बैठता। कई क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ते हैं। जैसे लिखा है, प्रथम नीरज चोपड़ा क्लासिक, एनसी क्लासिक का आयोजन कहाँ किया। अब नीरज चोपड़ा का जो है वो संबंध है पंचकुला से। कभी भी आप नीरज चोपड़ा के होम टाउन वगैरह की बात करोगे तो उसमें आपको जो है अगर कहा जाए पंचकुला ही मिलेगा। पहले ये जो नीरज चोपड़ा क्लासिक है, ये पंचकुला में ही किया जा रहा था, मतलब यही तय हुआ था कि पंचकुला में ही होगा। लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं, वहां की जगह उन्होंने कुछ कारण से इसको जो है वो बैंगलोर कर दिया। तो पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक या एनसी क्लासिक, अब तीन प्रश्न हो गए। पहला, एनसी क्लासिक 2025 का संबंध इनमें से किस खेल से, जेवेलिन थ्रो, ठीक है, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, ऐसा हो गया तो उसमें क्वेश्चन मिल गया कि हाँ भाई ये जेवेलिन थ्रो या जो भाला फेंक से संबंधित। दूसरा, पहला एनसी क्लासिक 2025 खिताब किसने जीता, तो खुद नीरज चोपड़ा के नाम से उन्होंने ही जीता। तीसरा, कि ये कहाँ आयोजित हुआ, तो आपको दिख रहा है कि भारत के गोल्डन बॉय ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने बीते शनिवार को अपने नाम से आयोजित पहले नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट में आगाज करते हुए खिताब जीता। बेंगलुरु के श्री कांति राव स्टेडियम में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में नीरज ने 86.18 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर पहला स्थान जो अगर कहा जाए प्राप्त किया। और ये अपने जो अगर कहा जाए कि आपको ये रिकॉर्ड भी याद रखना है, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए रिकॉर्ड याद रखिएगा। अगले 2-3 महीने तक जो भी एग्जाम्स होने हैं हमारे, उनमें ये रिकॉर्ड पूछा जाएगा। और अगले 2-3-4-5 साल तक जो पेपर होने हैं उसमें ये पूछा जाएगा कि पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक कहाँ हुआ था, क्योंकि पहला है। तो खिताब जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, बेंगलुरु को बहुत बहुत धन्यवाद, आज हवा का रुख हमारे लिए विपरीत था जिससे थ्रो की दूरी प्रभावित हुई, लेकिन अनुभव बहुत अलग था। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर जो है वो लिखी। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पर अगर अपन सिंपल एक कीवर्ड टाइप करें, नीरज चोपड़ा पंचकुला, एक कीवर्ड टाइप किया हमने, ज्यादा अंदर नहीं जाने की कोशिश की, हम कॉमन सेंस तक गए। तो आप अगर कहा आ जाए कि ये आपको दिख रहा है नीरज चोपड़ा, ठीक है, पंचकुला हरियाणा, ठीक है, पंचकुला में होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल गया ना वही क्वेश्चन का आंसर, देखिए आ गया ना, मैंने जो कहा वो चीज आ गई। पंचकुला में होगा नीरज चोपड़ा क्लासिक, अगर किसी ने अपडेट नहीं किया अपने आप को तो कहानी हो गई। तो टेक्निकली पंचकुला में क्यों होगा, मतलब अब तो ये वहां हो गया बेंगलुरु में, लेकिन पंचकुला उनका घर ही है भाई, पंचकुला से मगर कहा जाए कि वो उनका संबंध है वहां से। तो इस तरह से चीजें अगर हम पढ़े नहीं या अधूरा पढ़े तो उसके जो अगर कहा आ जाए नुकसान हमको जो अगर कहा आ जाए अब होते हैं। तो टेक्निकली बस ये आपको याद रखना है, बाकी और मुझे कुछ याद रखने की जो है जरूरत नहीं। फिर अगला है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर का पोर्ट्रेट कहाँ लगाया गया। मेलबर्न क्रिकेट, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, एक है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, एक है मैरिलोबोन क्रिकेट क्लब लॉर्ड्स, ठीक है, दोनों में पढ़ने में एक जैसा लगता है। अभी पिछले वीक मैंने करंट अफेयर्स बच्चों को पढ़ाया तो मेरे मुंह से लॉर्ड्स तो सही निकला, मैंने लॉर्ड्स क्रिकेट का मक्का कहलाता है ब्रिटेन में, ये सब पता है। पर मेरे मुंह से मेलबर्न निकला 2 बार, मुझे अभी भी जब मैं ये एमसीक्यू बना रहा था मुझे याद आया कि मैं बच्चों को मैरिलोबोन की जगह मेलबर्न बोल गया। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसका आंसर है मैरिलोबोन क्रिकेट क्लब। अब जो मैंने ऑप्शन लिए उसमें ये भी बता दूं, ये ब्लेड्स एंड ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम इंडिया में, कितनों को मालूम है कि इंडिया का सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट म्यूजियम है ये। और नीचे कमेंट्स करके बिना अपनी ईमानदारी के कमेंट कर दीजिए आप कि हाँ सर मेरे को तो मालूम था कि फलानी जगह है, कहाँ पर है ये, है ना। मतलब अगर आपको मालूम है तो आप स्क्रीन को रोक लें कि हाँ सर मैंने रोक के जो है कमेंट कर दिया। देख आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो सब कुछ मिल जाता है आजकल। वो कोई काम का नहीं है कि आपने किसी चीज को सर्च किया और उसके बाद जो अगर कहा जाए आपने आपको अभिव्यक्त किया, है ना। इसलिए हम जो अगर कहा जाए कि यहाँ पर जब भी बात करेंगे तो ये इसका बड़ा जो है रोल। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ब्लैंड्स एंड ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम पुणे, ये हिंदुस्तान का सबसे फेमस क्रिकेट म्यूजियम है, सबसे फेमस क्रिकेट म्यूजियम इसको जो है वो माना जाता है इस समय। यानी जो चर्चित क्रिकेट म्यूजियम है उनमें से एक क्रिकेट म्यूजियम है। आप में से कोई क्रिकेट का शौकीन होगा तो उसको ये पता होगा। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उनका पोर्ट्रेट यहाँ पर दिख रहा है बकायदा यहाँ। तो ये बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत अंदर का नहीं है, ये वो वाला हृदय नहीं है जैसे हम लोग हृदय अभियान की सोचते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, भारत सरकार का हृदय अभियान अलग है, ये अभियान अलग है। स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले द्वारा शुरू किए गए हृदय अभियान, ये किस जिले के द्वारा शुरू किए गए, नीति आयोग ने सराहना की। हरदा जिले ने
एक अभियान शुरू किया। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हरदा, ये लिखा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर विकास प्रक्रियाओं में नवाचार को बढ़ावा दिया। नवाचार की श्रृंखला में हरदा जिले में स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के संयुक्त हृदय अभियान आदर्श उदाहरण साबित हुआ। राज्य नीति आयोग ने भी इस अभियान की सराहना की और जिले के स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकांकों में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरदा जिले में मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण शैक्षणिक सेवाओं को हृदय अभियान के अंतर्गत माताओं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया गया। हितग्राही माताओं और 18 वर्ष तक के बच्चों की शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया गया। मातृ मृत्यु शिशु मृत्यु आंकड़ों में कमी लाने, कुपोषण में कमी लाने, ये सब लिखा हुआ है, ये हमारे काम का है। तो आप याद रखिएगा, भारत सरकार से कभी कनेक्ट मत कर लीजिएगा, नहीं तो जो क्वेश्चन आपका जो है वो एग्जाम में गलत ही होगा। यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल और केवल जो अगर कहा जाए क्या बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये अगर आप इसको ऐसे यहाँ से सर्च करेंगे तो वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। यहाँ से हम चले गए और ये हम यहाँ पर जाकर इसको एक सिंपल हमने जो है अगर कहा जाए पेस्ट कर दिया। तो ये हृदय अभियान यहाँ पर, ये इसके आगे आप ये तो खैर अभी चूंकि क्या कीवर्ड्स है तो इसमें आ गया, लेकिन इसके आगे अगर आप हृदय अभियान के आगे पीआई भी कर देते हैं, हालांकि स्पेलिंग में थोड़ी सी आपकी अलग आती है इसमें यहाँ, तो ये आपको अलग प्रश्न मिलता। द नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट, ठीक है, आर्गुमेंटेशन योजना हृदय, यहाँ पर ये योजना एक अलग है, भारत सरकार का इनिशिएटिव था, ये योजना एक अलग है ना, दोनों में आपको अंतर जो है वो याद रखना। तो पूरे आज के करंट अफेयर्स में आपको ये बात समझ पड़ी होगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, जस्ट लाइक पहला क्वेश्चन आपको ये नीरज चोपड़ा क्लासिक, आपको 10 साल 20 साल 2050 में कोई बच्चा पेपर दे रहा है, उससे पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा क्लासिक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, उससे पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा क्लासिक की, ये बिल्कुल वैसा है कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट जो अगर कहा जाए मैच कहाँ खेला गया, पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। ठीक है, ये सब जो अगर कहा आ जाए इतिहास में अपनी जगह बना लेते हैं। तो कुछ चीजें जब इतिहास में जगह बनाती है तो आपके दिमाग को भी इस तरह से उनको याद करना चाहिए कि यार हमको भी याद रखना है आने वाले समय के लिए। बाकी और कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, कल ही बनाया है, आप एक बार देखिए जरूर। सोचिए कि आप जो इससे अप्रोच पे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर जिन टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बट उस अप्रोच को आप कैसे अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, वो अप्रोच मैंने बताने की कोशिश करी उसमें, वो देखिए। MPGK का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। प्रिंसिपल क्लास 1 2 का अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप BR एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, नीचे स्टोर करके फीचर पे क्लिक कीजिए और स्टोर फीचर पे क्लिक करने के बाद आपको कोर्सेज की ये लिस्ट आ जाएगी। अपने मनपसंद कोर्स को आप चुन सकते हैं, फ्री वीडियो जो है वो देखकर आप तय कर सकते हैं कि जो चीज़ है वो किस लेवल ऑफ एक्सीलेंस की है, किस तरह से हमारे काम आए। तो धन्यवाद बहुत बहुत, खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए, खूब सफल होइए, आगे बढ़िए। ठीक है, और एक चीज और भी मैं सोच रहा था कि उसमें आपके कमेंट आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो वो भी शुरू कर सकते हैं, 5 5 7 7 मिनट के छोटे छोटे क्लिप्स, क्योंकि समय का अभाव रहता है मेरे पास। इसमें कई सारे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश के CM के बारे में बता दिया, कभी जो अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में नीति आयोग कैसे बना ये बता दिया, राजनीति आयोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारी क्या रैंक की रैंक, क्या आपको ऐसे छोटे छोटे, जैसे वो पॉडकास्ट होता है ना, तो पॉडकास्ट तो नहीं कह रहा लेकिन 5 7 10 मिनट का कोई, जैसे अकबर के बारे में कुछ बता दिया, मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए उस समय के वो बता दिए, ऐसा कुछ आपको लगता है कि क्या शुरू किया जाए, अगर किया जाए तो बताइएगा, तो उसको भी इसके साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो को करंट अफेयर सोच के मत देखिए, सब्जेक्ट सोच के देखिए। धन्यवाद।